Spirituality and software, two things India is known for worldwide. Software in last 30-40 years and spirituality for 100 years, I don't know how many centuries maybe. कभी कभी मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ही इंडिया को पीछे रखी हुई है. जब भी आदमी कोई चीज़ में फेल हो जाता है तो ये सोचता है कि यार ये काम करते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी तो है ही, पाठ पूजा मेडिटेशन तो है ही. सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको लगता है कि यार अब और पाने को क्या रहा, कि चलो भाई मेडिटेशन है, हाँ अध्यात्म है. तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी देश के लिए अच्छा है या बुरा है, पता नहीं. एक तो ये बातें हम इस गहराई पे कोशिश करेंगे जानने की. दूसरी एक दूसरी है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कैसे एक बहुत सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी जर्नी कवर की, फ्रॉम 0 to 1000 crore वर्थ प्रोजेक्ट्स, कहाँ तक ऐसे पहुँचे, तो क्या क्या ऐसी बातें समझ में आई जो बाकी लोगों को भी समझने में शायद कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ एक मोटिवेशन मिल सके. तो महावीर अग्रवाल, टेल मी वन थिंग कि आपने 2000 में शायद अपनी जर्नी चालू की थी एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. यस. सेल्फ मेड आप रहे, आपने खुद चालू की एक तरीके से. अब टीम ऑफ कोर्स इज देयर, बट ये आपका खुद का, यू आर लाइक अ फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट इन फील्ड लाइक कंस्ट्रक्शन, वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री. आप ऐसे बैठे बैठे ऐप की तरह नहीं है कि आपने कुछ चालू कर दी और कोई कुछ नहीं रहा. तो कुछ recount some of your great days, great memories from the journey. Yeah, of course, it was really a very hard journey. But when we were engaged in those days and we were working hardly, तभी कभी महसूस नहीं होता था कि हम लोग फेस कर रहे हैं. जब क्या होता है ना, आप जब मुड़ के देखते हो तब आपको लगता है यार अरे वाह, कहाँ से कहाँ पहुँच गए. तो उस वक्त कर रहे हो तो ये फीलिंग नहीं आती है. और इसमें ये रहा कि बचपन से लेकर के आज तक मैंने एक ही चीज़ जो रियलाइज़ किया कि आप जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपको पसंद है, वो काम को करो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली आसानी से आपको मिलती है. सिंस लाइक अगर आपको अट्रैक्ट करता है कि आप कुकिंग आपको अच्छी लगती है तो यू शुड गो विद शेफ़ बन जाओ आप. लेकिन आप क्या होता है कि आपको पसंद कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, तो ना तो आप वर्क को एंजॉय कर पाते हो और ना उसके बाद जस्टिफिकेशन कर पाते हो उसके साथ. ये मेरा मानना है. तो कंस्ट्रक्शन के लिए मेरा शुरू से एक चाव रहता था. घर में भी कुछ बनता था, कुछ मशीन्स वगैरह लगे रहते थे, कुछ होता था तो ड्राइंग डिज़ाइन और कुछ भी, उसमें मेरा बड़ा शौक़ रहता था, बड़ा इंटरेस्ट से मैं उनको देखता था. तो शायद यही एक डेस्टिनी रही होगी, इसलिए एक तरीके से जर्नी शायद जल्दी कवर कर हो गई कि भाई आपने जल्दी से समझ लिया कि मुझे ये बहुत पसंद है. तो अभी आपने जैसे ये EPC आपकी इंडस्ट्री को कहते हैं, तो EPC की जो इंडस्ट्री है इसमें आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर के टाइप का जो इंफ्रा बनाया आपने. महाराणा प्रताप का शायद कोई नहीं, वो आपका ये चित्तौड़ में जो महाराणा प्रताप का जो आपका किला है उसके रेनोवेशन का वर्क, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क, रिस्टोरेशन के वर्क वो हमने भी किए, वहाँ पे भी किए हैं. बहुत सारे जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं जो नागपुर सेक्टर्स में, राजस्थान सेक्टर्स में बहुत पुरानी जो मोनूमेंट्स हैं जो हज़ारों साल पुरानी हैं, उनको रेनोवेशन का काम हमें गवर्नमेंट से मिला था. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है. कौन यहाँ पर एक स्मॉल टाउन में बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया भर तक. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है. सो आज हमने सोचा कि बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन, फेलियर, सक्सेस, उसके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेस. कि आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छा है या बुरा? ऑफ कोर्स, देखिए आज तक लोगों ने क्या ना स्पिरिचुअल को ठीक से समझा ही नहीं, और लोग कमेंट करने में बात ज़्यादा करते हैं जो इनको जानते ही नहीं है. जो जान लिया वो गलत भी नहीं बोलेंगे. तो स्पिरिचुअल ऑफ कोर्स एक मैं तो मानता हूँ कि स्पिरिचुअल आपका वे ऑफ लिविंग योर लाइफ है. अगर आप स्पिरिचुअली चीज़ों को देखते हैं, जीते हैं अपनी लाइफ को,
तो आपको डेफिनेटली हर चीज़ों में सुविधा है, बहुत अच्छा चीज़ है, सब कुछ आसान रहेगा। कैसे, मतलब आप कुछ उदाहरण दीजिए कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे अप्लाई होती गई इन सालों में। पहले समझ लीजिए जो ग्रोइंग ईयर्स में जब आपका धंधा, मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, उस समय स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल रहा, बाद में कैसे कैसे रोल बदला? देखिए, स्पिरिचुअल में क्या होता है कि आप जितने लेवल का आप उसमें आप मेरिट हासिल करते हैं उतने का बेनिफिट आपको मिलता है। मैंने जो देखा, मैंने सिंस 2001 में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था और उससे मेरी एक तरह से समझ लीजिए जुड़ गए गुरुदेव से। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगे तो वो ठीक है कि कर रहे थे, एक आप में यंग एज में आप में एनर्जी पावर अलग होता है, आप कर रहे हो। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट 2015 के बाद आया, जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो और आपको बहुत कुछ काम आप कर रहे हो तो आपको लगता है कि यार कुछ दिक्कतें भी आती है। तो अब आपके पास एक ही चारा होता है कि आप किसके पास जाते हो, जहाँ से आपको सजेशन मिले। तो स्पिरिचुअल एक ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले लोग इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक तो होता है कि रिलीजियस सबको ही हो सकते हैं, आप हम सब होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल को रिलीजियस मानना गलत है। स्पिरिचुअल क्या है कि स्पिरिचुअल के बिना रिलीजियस अधूरा है। स्पिरिचुअली आप बोलते हैं कि मैंने मान लिया मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, आपको झूठ नहीं बोलना है, पूजा पाठ करते हो, आप खाना खाते हो तो वेजिटेरियन खाते हो, एक लाइफ में आपने मान रखा है कि भाई मुझे किसी को तंग नहीं करना है, तो वो एक आपने रिलीजियसली आपने मान रखा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि स्पिरिचुअली आपको ज्ञान देता है कि झूठ कहाँ बोलना है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी के बेनिफिशियल के लिए, किसी की अच्छाई के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो वो बोलने, वो कृत्य में बुरा नहीं है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ एक बच्ची आ रही है और उसके पीछे कोई लोग पड़े हैं, वो छुपके छुपाते आपके पास आई और उसने कहा कि सर मुझे ज़रा छुप रही हूँ, मेरे पीछे लोग लगे हैं, आप प्लीज़ उनको ज़रा डाइवर्ट कर दो। आप तो बड़े रिलीजियस हो, आपने बोला कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, तो आपने बोला जी हाँ लड़की भी तो छुपी, उसका बुरा हो गया। लेकिन स्पिरिचुअली आप क्या बोलते हो कि नहीं भाई साहब यहाँ कोई नहीं है, तो उसने बचाया। तो वो क्या है, वो काफ़ी इसमें चीज़ें हैं जो जीवन में हर समय हर पल, खाली बिजनेस की बात नहीं है, आप जीवन में अपने जीवन को छोटे छोटे पहलुओं में बांटते हो, तो स्पिरिचुअली हर पल हर क्षण आपके काम आती है। ये वे ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ है। मतलब ये एक प्रकार से आपने जन्म तो ले लिया, उसका पूरा का पूरा अगर बायोडेटा समझ लीजिए या कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है लाइफ के, वो पूरा मैनुअल जो है ना वो स्पिरिचुअल से ही आएगा। इसमें एक मैं वो डालना चाहूँगा अपना प्लगइन कि जिन्होंने बात की कि झूठ और सच की, और झूठ के फ़ायदे बताए, उससे मुझे दो चीज़ याद आती है कि एक ऑस्कर वाइल्ड ने एक ऐसे लिखा था, द आर्ट ऑफ लाइंग, और दूसरी मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, ऑनेस्टी वेड्स डिसऑनेस्टी। तो जो लोग देख रहे हैं वो भी फिल्म देख लें। सो एक आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अब विश्व, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड जब हम बिल गेट्स को देखते हैं, स्टीव जॉब्स को देखते हैं, एलन मस्क को देखते हैं, या व्हाटएवर ओबामास को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनका रिलेशन स्पिरिचुअलिटी से टच एंड गो का रहा। किसी ने कुछ कोर्स कर दिया, किसी ने किसी एक गुरु के साथ कोई भेंट कर दी, लेकिन उनका रिलेशन ऐसा कोई कंटिन्यू नहीं है कि। और अगर हम उनको देखें जो इंडिया आते हैं फ्रॉम देश विदेश से आते हैं स्पिरिचुअलिटी अपनाने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि भाई ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के भाई भतीजे हैं, लेकिन खुद इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। मतलब द पीपल हु आर ड्राइविंग इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, they are not the ones who are joining spiritual cults or whatever groups, but it is those who have the chance, who are not actively involved in a business. Yeah, I would say they have worldwide that seems to be. Yeah, I would say if you are not in a spiritual path, it doesn't mean that your life will be finished. Since there's a lot of thing we need to consider that there's a karma also. If you today is that like मुकेश अंबानी का बेटा उनके घर में पैदा हुआ, तो he didn't do anything else ना, वो पैदा होते ही अरब मिलियंस एंड बिलियनियर बन गए, तो दैट बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। अगर कोई भी आप गिने चुने कुछ नाम आर्ट्स है, कुछ उनमें उनका पुरुषार्थ, उन्होंने अपना लगन से काम किया,
प्लस साथ में उनका कुछ ऐसा अपना कर्म रहा जिसकी वजह से वो आज इस जगह पे है। लेकिन सबको वो लाभ ऐसा आपके लक में है वो ज़रूरी नहीं है। तो कुछ को यहाँ आके करना पड़ता है और कुछ को वो बाय बर्थ मिलता है। मैं इसमें अच्छा एक और बात कहना सोचना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी एक वो हो गया कि आपने लाइफ के बारे में सोचा समझा और थोड़ा सा चिंतन मनन किया, एक वो बात है। दूसरी बात क्या है कि मेडिटेशन या ऐसी कोई प्रैक्टिस रोज़ करना 1-2 घंटे के लिए निकाल के, पौने घंटा निकाल के, वो एक अलग चीज़ है। या एक शिविर चले जाना 4 दिन 10 दिन 2 दिन बार बार करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चिंतन मनन कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप अपना कोई बहुत अच्छी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बहुत किसी अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं चाहे ज्ञान, लेकिन आपको 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं कि टू डू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। लेकिन जब आदमी कोई स्पिरिचुअल साधना प्रैक्टिस अपनाता है, 1-2 घंटे रोज करता है, तो उसका जो लाइफ के प्रति जो ड्राइव होता है, एक जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, वो चला जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये पूरी तरह से मिथ है। मैं बोलूँगा पहली बात तो इसको इस तरह से मत देखिए कि हम कुछ कर रहे हैं। लाइक आप हमारे गुरुदेव ने भी कहा कई बार कि आप किसी, जैसे आप लाइक ब्रश करते हो तो एवरीडे आपकी हैबिट है ना, आप उसको करते हो, उसको आप काम मान के नहीं करते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको हाइजीन रहना है तो आप ओरल हाइजीन के लिए वो अप्लाई करते हो। ब्रेकफास्ट करते हो, आपको एनर्जी मिलती है सुबह उठ के, 3 टाइम खाना रेगुलर खाते हो, आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ आप टाइम पे सोते हो, नींद लेते हो। तो हर चीज़ अपने जीवन में उसी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो एक आपकी एक आदत होनी चाहिए। वो उसको आप एक बोझ की तरह काम के रूप में मत देखिए। रही बात आपका ये जो सवाल है, ये काफ़ी लंबा इसका आंसर हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि कम में आपको समय की चीज़ को ध्यान में रखते बताने की कोशिश करूँ। पहली बार हमको समझना है कि स्पिरिचुअल है क्या। देखिए, स्पिरिचुअल पाथ पे आने के लिए आप बिना गुरु स्पिरिचुअल पाथ में आना आपके लिए एक तरह से ये इतना ही बड़ा रिस्क होगा कि बल्कि मैं बताऊंगा कि बिल्कुल मत आओ। आप आना है तो आप एक सच्चे गुरु के माध्यम से इसमें जुड़े और तब जा कर के आप इसको समझ पाएंगे। उनकी देखरेख में इन प्रैक्टिस को करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि देखिए, आज के दिन सिंस आप ये होता है कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि भाई किस तरह से स्पिरिचुअल आपके इस चीज़ों को इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि ग्रोथ करता है या इसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेसमैन के साथ। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी और एनर्जी 2 चीज़ चाहिए। और दोनों चीज़ आपको कैसे मिल सकती है? एनर्जी में ये होता है कि देखिए, हम जाने अनजाने में समय रहते हैं, हमने वैसे बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ें करते हैं, गलत आदतें हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है और हमें समय का मैनेजमेंट का कोई वैल्यू है। आपके पास 24 आवर्स है जिसमें आपको सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है, उसके बाद आपको काम भी करने हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे उनके पास भी उतना ही समय है, बट कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो ये स्पिरिचुअल से आपको मिल सकता है। इसमें क्या है, जैसे मान लो जैसे कोई आदमी में बुरी आदत है, कोई शराब पीने की लत है या कोई प्रकार का मान लो पैसे कमाने का आपका जुनून है, आपको ये मालूम नहीं कि आपको स्टॉप कहाँ होना है। सपोज क्या होता है कि इसको अगर सही देखा जाए तो उसको हम लोग अगर स्पिरिचुअली नॉलेज में बात करें तो उसको लोक वासना, देह वासना के नाम से जान सकते हैं। वासना मीन्स टेंडेंसीज, जो आप में बहुत पास्ट लाइफ से लेकर के इस लाइफ की सारी वासनाएं आपकी जो है वो रिजर्व्ड है। आपका जो इसको कहते हैं कारण शरीर। व्हाट इज़ द कारण शरीर? कारण शरीर इज़ द जहाँ पे 3 गुण मिल करके सत्व रजस तमस मिल के आपका कारण शरीर बनता है। जिस लेवल का गुण आप में होगा, जिस मात्रा में गुण होगा, उसी मात्रा का थॉट एंड विचार आप में आएगा। तो आप मान लीजिए आप में तमस ज़्यादा है तो तमस में आपका वही है, आप में बुरे काम करना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों से मारपीट, तमस में रहना, बुरे काम आप करेंगे, बुरे कृत्य करने। वो विचार आपके सूक्ष्म शरीर में आएगा। सूक्ष्म शरीर में आया विचार आपके स्थूल शरीर को प्रेरित करता है वो काम करने के लिए। तो आप गलत काम करते हो और वो आप गलत काम करते हो तो उसी मात्रा में आप में फिर से वासनाएं पैदा होती है और वो वासना आपके सूक्ष्म शरीर में फिर से विचार पैदा करती है, चिंता पैदा करती है उस काम को करने के लिए। एक इसमें मैं कभी इसमें बारे में मैंने सोचा, कभी थोड़ा सा ये सोचा कि अगर आप एंग्री हैं या अगर आप में कोई क्रोध आ गया है, कोई आ गया,
इन सब चीज़ें एक तो छुटकारा मिलता नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी मेडिटेशन नहीं करता है समझ लीजिए, या कोई ध्यान व्यान में नहीं जाता है, तो उसकी माइंड बहुत अलर्ट रहती है। उससे मालूम होता है कि अगर मैंने गड़बड़ की, हाँ, तो मुझे ही परिणाम भुगतना मैंने जो पड़ेगा। ध्यान नहीं करता। हाँ लेकिन जो आदमी ध्यान में देता है, या समझ लीजिए अगर कोई आदमी एक सुख प्राप्ति के लिए मेडिटेशन कर रहा है, योगा कर रहा है, या कोई डांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ड्रग्स करता है, तो उसको जब भी मेंटली जो डिस्टर्ब होता है तो उसको लगता है कि ये बाहर के कोई डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है, अब इसको उससे मुझे शांति चाहिए, मुझे वो जो शांति सुबह सुबह मिलती है या पिछली बार सैटरडे को मिली थी, वहाँ पे जाना है। और उसकी जो अलर्टनेस है, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तब आप आंखें बंद करते हैं, अपने सेंसेस को आर्टिफिशियली साइलेंट करते हैं एक तरीके से, और जो आपके सेंसेस है वो हरदम चालू रहना चाहते हैं, कोई भी डेंजर हो उसको फेस करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मेडिटेशन करने वाला आदमी कई बार जो है उसकी अलर्टनेस कम हो जाती है। आई डोंट नो, नहीं ये मुझे लग रहा है आपने देखिए, एक होती है एक समझना, दूसरा होता है अनुभव करना। जब तक आप अनुभव नहीं करते, खुद सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते, तब तक आप इन बात को जान नहीं सकते। मैंने बोला मेडिटेशन अच्छा है, बट अच्छा क्या है वो आपको अनुभव के साथ आएगा। दूसरी बात क्या है ना, या आपने बताया कि आज बहुत सारी चैलेंजेस हैं और आपको लगता है कि मुझे शांति उस वक्त को मिली थी, या आपने बताया मेडिटेशन किसी को आपको म्यूज़िक से या किसी को ड्रग से, ये सारी चीज़ क्या है कि आप अपने बुद्धि को शांत करना चाहते हो, आप उस चीज़ से हटना चाहते हो, तो उस हट के आपको शांति मिली। लेकिन आप जो लाइफ में जिंदा रहते हो, काम करते हो, कुछ करते हो, या चैलेंजेस तो है ही है, चैलेंजेस से भाग करके आप शांति अलग जगह में बैठ के आपने सोचा मुझे मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैं सब छोड़ छाड़ दूँ, मुझे शांति मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जैसे एग्जाम्पल्स आर अ वेरी बैड थिंग इन स्पिरिचुअलिटी, एवरीबॉडी लाइक्स टू गिव एन एग्जाम्पल। जैसे एक किसी सज्जन को मैं जानता हूँ, टॉपर था कोई कॉलेज में, और स्पिरिचुअल ध्यान में चला गया कि भाई यार बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है वगैरह वगैरह। तो 1-2 साल बाद उसने एक एग्ज़ाम फेल कर दिया, तो उसने बोला कि कहीं ना कहीं ये जो मेरी स्पिरिचुअल साधना है इसका योगदान रहा इसमें, कि भाई जहाँ मेरे को पहले रहता था कि स्ट्रेस है तो पढ़ाई कर लो, अब ये है कि स्ट्रेस है तो मेडिटेशन कर लो। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लैरिटी डालना चाहूँगा। मैंने शुरू में कहा कि अगर आपने गुरु के अंदर में सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लगाया तो कभी आप फेल नहीं हो सकते। मैं पहली बात आपको मिथ क्लियर कर दूँ, थोड़ी आपको उसको समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि आज आप स्ट्रेस पे हो, आप चाहोगे कि मैं कल से ध्यान में बैठूँ और मेरा सब क्लियर हो जाएगा, संभव नहीं है। किसी भी ग्रेजुअली आप डेवलप करोगे। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत कोई आप में भी ऐसी शक्ति पैदा कर देगा कि आप सब कुछ कर लोगे। हर चीज़ का एक समय होता है। इसमें ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक बहिरंग साधना, एक अंतरंग साधना। बहिरंग साधना क्या है कि आप अपने जो गुण है ना, उन गुण को ठीक करने के लिए, जो सत्व गुण को बढ़ाने के लिए चीज़ है, जिसमें आप तप आता है, जिसमें जप आता है, जिसमें प्राणायाम आते हैं, कुछ योगा स्ट्रेसेस आते हैं, और प्लस खान पीन में ध्यान रख करके आप पहले बहिरंग साधना से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जब बहिरंग साधना में जैसे आप प्रकृति करते हैं, आप अंतरंग साधना में आपकी वृद्धि जल्दी होती है। अंतरंग साधना के चरण हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण क्या हुआ? गुरु से आई हुई शिक्षा को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुनना, उनको सुन करके उन पे विचार करना। उसके बाद आता है मनन। मनन में क्या हुआ कि गुरु से आई हुई शिक्षा को आप अपने निजी अनुभव में बदल देते हो उसको, यानी क्लैरिटी। जब गुरु ने क्या शिक्षा दी है आपको, जो आपके मिथ है, आपके दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, आप में आवरण है, बुद्धि में, मन विक्षेप में, वो सारी चीज़ों को गुरु के ज्ञान से मिटाया जा सकता है। तो वो क्या होता है कि वो आप जीवन में आप अपनाने लगते हो उस ज्ञान को, मनन। फिर निधिध्यासन एक अलग, थोड़ा सा आपको शायद समझ में नहीं आएगा। उसमें क्या होता है कि निधिध्यासन ध्यान की प्रक्रिया से शुरू हो। जब आप उस समय पहुंचते हो तो ध्यान में, आप गहरे ध्यान में जब समाधि को अनुभव करते हो तो आपके भीतर बैठी है जितने भी प्रकार की नेगेटिविटी है, वासना है, सारी क्लियर होती है। आप फुल ऑफ एनर्जी से भर जाते हो। तब जा करके आप अनुभव करोगे तो फिर सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। कोई भी टास्क आपको ईजिली आप कर पाओगे। और ये कहते हैं ना कि भाई उसने छोड़ दिया या नहीं करना चाहा, कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है सुन के अधूरा ज्ञान है।
और पूरी तरह से आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करो तो आप में पूरी तरह एनर्जी और क्लैरिटी आएगी, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो उसके बाद। एक और इसमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा मुद्दा एक ये है कि जो अपना क्या बोलते हैं ये कई सारी जो जब आदमी को कोई होप नहीं दिखती है ज़िंदगी में, तब वो जाके एक मुझे बात ये ध्यान में आ रही है कि जब पॉलिटिकल मूवमेंट्स फेल होते हैं, चाहे आप सीरिया में बैठे हुए हो, रशिया में, यूएसए में, चाइना में, इंडिया में, जब आपके हाथों में उम्मीद चली जाती है कि भाई शायद कुछ नहीं है, शायद वो मुझे बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती है, शायद मेरे पास अब कोई ख्वाब नहीं फुलफिल हो सकते हैं, तो एक ज़िंदगी में एक वो आ जाता है वैक्यूम कि व्हाट्स देयर टू डू, है ना। एंड इन दैट वैक्यूम क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है आती है, अपनी दुकान खोलती है और कहती है कि लो मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि पहले करेक्ट कर दूं कि स्पिरिचुअल, पहली बात तो ये जो आपने जो नाम वर्ड किया दुकान, ये किसी के पास जाती नहीं है, लोग उनके पास आते हैं। अभी आप पे डिपेंड है कि आप किसके पास जा रहे हो और क्या चीज़ से लिए जा रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए किसी भी जगह जुड़ जाते हैं। देखिए, आप ये मानते हैं सब अच्छे नहीं हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि सब बुरे भी नहीं हैं। तो उसमें आप अपने विवेक से ऑर्गेनाइजेशन को चुनिए जो सही है, और सही आपको ज्ञान मिलेगा। दूसरी बात इसमें क्या ना, पहले जैसे कबीर जी ने कह के गए हैं कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरे ना कोई। भाई वो स्टेज आने से पहले अगर आप जुड़ जाते हो, प्रैक्टिसेस करते हो, आप भीतर से आप स्ट्रांग हो, तो आपको कोई चीज़ हिला नहीं सकती। फिर आप एकदम हर चीज़ों में ऐसे संतुलन बनाए रखेंगे और आप उन जो दुविधाएँ हैं, जो आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको ईजिली पार कर जाएंगे। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक ये टॉपिक पर बात करने के लिए एक और हमारा इंसेंटिव ये था कि आध्यात्मिक गुरुज बहुत पावरफुल होते हैं, है ना, उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो नोबडी वांट्स टू बी इन देयर बैड बुक्स, कि जो मीडिया है वो भी उनको अच्छा बताना चाहती है कि भाई उनके फॉलोअर्स हमारा मीडिया देखें, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी चाहती हैं कि भाई उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हमें वोट तो दें। हाँ, तो उनकी जो बुरी बातें हैं जल्दी से सामने नहीं आती है, बीच बीच में आती है, तो एक विस्फोटक रूप से सामने आती है कि भाई अच्छा इनका देखो ये स्कैंडल इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये निकल के आया है। एंड जनरली वो स्कैंडल थोड़े फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं होते, वो होता है कि भाई थोड़ी सी आपने लेन देन पे ऊंच नीच कर दी वगैरह वगैरह। ये ज़्यादातर स्कैंडल आते हैं मार धाड़ के, मर्डर के। देखिए वही हमने इस बात को पहले ही किया ना कि वो कुछ संस्था एक आधे ऐसे केसेस हो जाते हैं कभी। देखिए आज के दिन कोई भी सेक्टर में जाइए, हर जगह आपको बुरे अच्छे दोनों लोग मिलेंगे। आज कंप्यूटर जगत में आप देखेंगे इतना अच्छा ऐप्स बना, सॉफ्टवेयर बने हुए, उसमें भी लोगों ने वायरस पैदा किया है, जो वायरस से अपना बिजनेस चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप जो कोई भी सेक्टर को ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, खाने के रूप में जाइए, हर जगह अच्छे और बुरे सारे मिलते हैं। इसी प्रकार से जो ये आध्यात्म के क्षेत्र है, इसमें भी बुरे लोग आए हैं जिन्होंने अपना कमाई का साधन बनाया है। बट सबको एक नज़र से देखना और सबको बुरा मानना ये गलत होगा, बिल्कुल नहीं है। और कुछ चीज़ें देखिए, कुछ मीडिया का मैं कह नहीं सकता किस प्रकार से क्या चीज़ें प्लेस करती है, पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अपने विवेक और बुद्धि को जो कहे उसको समझ के उन संस्थाओं से आप जुड़े जब आपको बातें अच्छी लगे। देखिए आपके मन में ये है कि मैं किसी आध्यात्मिक गुरु के पास, आपने जैसे बताया बहुत शक्तियाँ होती है, शक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई तथास्तु करेगा, आपके सारे कर्म कट जाएंगे और आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर ऐसी मैजिक की आप एक्सपेक्टेशन से किसी संस्था से जाते हैं तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे, जो आपको वो बाबा कुछ भी आके बुला लेगा फिर आप चले जाएंगे। लेकिन एक सच्चे जगह में जुड़ते हैं, सदगुरु से जुड़ते हैं, सच्चे से साधक के रूप में जुड़ते हैं, तो ये चीज़ ग्रेजुअली होगी आप में, और इसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे। आप किसी भी चीज़ स्पिरिचुअल से देखिए, खाली इसमें और भी कई चीज़ें हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी है, उसके बाद आपका आयुर्वेदा है, आपका वास्तु है, बहुत कुछ चीज़ों से जीवन हमारा बनता है। आपकी खान पीन है, अगर आप मान लीजिए आयुर्वेदा को फॉलो करिए, हर आदमी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है अलग अलग, कफ बात पित्त, उसके अलग अलग प्रकार से खाना हमारे लिए बना हुआ है। अब मान लीजिए अगर मैं अपने कंपनी में ऐसा एचआर को रखना चाहूँगा जो कफ वाला हो, कफ प्रकृति का हो। कफ में क्या होता है, एक जगह बैठेगा, काम सीरीन रहेगा, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, थोड़ा स्लो रहेगा। मार्केटिंग में आप कैसे आदमी को रखेंगे, जो घूमता हो, जल्दी काम करके आता हो, जल्दी समझता हो, स्मार्ट आदमी हो,
वो वात प्रकृति वाले होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी रखनी है, कहीं कोई चैलेंजेस लेने हैं, आप पित्त वाले रखिए। तो हर चीज़ इस छोटे छोटे ज्ञान से आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में मदद मिलती है कि आप किस प्रकार के लोगों को चुनें। प्लस उसमें क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी के पास एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे आपके ग्रह के आधार पे किस प्रकार का काम आपको चुनना चाहिए। कई लोग ज़िंदगी भर लगे रहते हैं लेकिन वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। कुछ स्पिरिचुअल में भी आ जाएंगे लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ उतना नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या रहेगा कि मान लीजिए अगर आपके ग्रह के योग के हिसाब से आपके अगर कोई कंस्ट्रक्शन ज़मीन का या लोहा लकड़ का बिजनेस करना है तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू rather than you are engaging your whole life to manufacture some kind of beauty products. So that will give you the clarity in your life कि what path I should follow, which segment I should follow. तो उससे क्या होगा कि आप उसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से आपका आता है वास्तु, अपनी रहने की दिशा। अब इसमें एक बात खाली मुझे ये ऐड करनी है कि यू नो डेवलप्ड कंट्रीज आर बेटर इन दीज थिंग्स, you know, like in growth, in making money, in careers and all. Yeah, are they happy? But they are not following any of these things. Now, are they happy? My question is this. See, maybe materialistically you will be a very success. You have lots of money. But you know, none of these, like they have their own methods to find out what is good See, for you. we have a great example of Michael Jackson. And he was like at most famous person in this world. इतने followers, पैसे की कोई कमी नहीं, इतने कम उम्र में चले गए। तो ज़रूरी नहीं ना कि आप जो फॉरेन को जो दिख रहे हो, आप जो हम लोग क्या दूर से देखते हैं, अब जाके देखें वहाँ कितनी समस्याएं हैं, कितने लोग हैं। आज कोविड में आए, कितनी हेल्प मिली हमारे यहाँ लोगों को। हमने कितने यहाँ देखेंगे कोई भूखा नहीं रहा। फॉरेन में हेल्प कहाँ होती है? हर लोग कोई एक किसी को गरीब को खाना नहीं खिला सकते वहाँ। आप में ह्यूमैनिटी नहीं है। आप में अगर आप अपना सक्सेस पाने के लिए, देखिए क्या कहते हैं ना, योगी बनने से पहले उपयोगी बनने, जो हमने प्रक्रिया बताई दैट इज़ फॉर उपयोगी, यूजफुल। आप यूजफुल बनिए ना पहले, यूजफुल के बाद आप क्या है, सहयोगी बनिए। सहयोगी क्या है? दूसरे को सपोर्ट करने वाला, दूसरे को सहायता करने वाला। तो क्या आप जब किसी का दुख बांट सकते हो, दूसरे को सहायता कर सकते हो, तब सही मायने में आपकी स्पिरिचुअल या मटेरियलिस्ट आप मान सकते हो कि आपसे सक्सेस है। आपने कमाया और खुद ही दुखी रहे, खुद ही भोगे, और इतना कमाने में आपने व्यस्तता जीवन की लगा दी कि एक जगह पे आप आपका शरीर, आपका हेल्थ सारा आपने डिटोरिएट कर लिया। तो कोई अच्छा कैलकुलेशन नहीं है। तो इसमें क्या है कि कम से कम आप, कई लोग इनकम करते रहते हैं, उनको यही मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ रुकना है, कितने पैसे कमाने। स्पिरिचुअल कभी आपको नहीं कहता कि इनकम मत करो। स्पिरिचुअल आपको कभी नहीं कहता कि सबसे दूर हो। आप कमा रहे हो, आप एक तरह से समझ लीजिए पूरी तरह से कॉन्शियसली आप काम कर रहे हो। आपको मालूम है कहाँ रुकना है, आपको मालूम है इस कमाई से किन को आपको सुविधाएं देनी है, खुश रखना है। ये नहीं कि सारा कुछ हम खुद भोगें और चले गए एक दिन में, तो कोई लाइफ नहीं हुआ। अब हम क्लोजिंग पे आते हैं तो बात करते हैं थोड़ी कंस्ट्रक्शन की। ये जो कंस्ट्रक्शन, जैसे यू नो हम रिलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कि भाई इसमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो हाथ पैर चलाना है, यू नो दैट्स द साइड दैट वी थिंक अबाउट। लेकिन शायद इसमें डिज़ाइन, क्रिएटिविटी इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। क्या कैसा आप कहेंगे? नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज, सिंस इट्स वेरी लार्ज सेक्टर, देयर इज सो मेनी एक्टिविटीज़। लाइक एक पार्ट होता है डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग का, जो आपको कंसल्टेंट देते हैं, आर्किटेक्ट हैं और इंजीनियर्स हैं जो मिलके बिल्डिंग या किसी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं। दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन। उसमें भी कंस्ट्रक्शन में कई सारे आपका इंटीरियर है, अलग है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलग है। तो वो बहुत सारे सेक्टर है उसको लेकर के। वी आर एंगेज्ड बेसिकली इन कंस्ट्रक्शन। आपके जो ग्रोइंग अप ईयर्स थे इन बिजनेस कि भाई जब था कि भाई वी मे मेक इट, वी मे नॉट मेक इट, क्या होगा पता नहीं, तो उन मुश्किल के दौर में कोई एक दो को हैबिट्स अपनी याद हो कि हाँ भाई ये हमने अच्छा किया था उन दिनों? तो ये था कि उस समय सोचते नहीं थे, लगे रहते थे काम में। रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रही नहीं, एज थी। और मैं आपको बताऊं, करियर का 9 साल 9 years तक, सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क इन 2000 एंड टिल 2009 देयर वाज नथिंग, वन सिंगल प्रॉफिट पैसा आई गॉट इट फ्रॉम दिस बिजनेस। ऐसा रहा कि लगे रहना है। तो एक तो किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए आपको लंबा समय देना पड़ता है,
और मुझे ये पूरा विश्वास था क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा था अपने उस वर्क को, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। हैबिट की बात यह है कि जैसे आपको रूटीन तो ऑब्वियसली बनानी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब जल्दी उठने की मेरी आदत थी, और सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं कोई भी जो मेरी मेन हैबिट थी आज भी है, मैं किसी चीज़ को टास्क को लेता हूँ तो उसके ऊपर सोचता बहुत हूँ उसको, जब तक उसको पूरी तरह से अपने आप पर मैं अंदर में उसको पूरी तरह से घोलता हूँ एक तरह से कि इसके इन प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके इन आउट क्या है। क्योंकि किसी चीज़ को आप जल्दबाजी में करते हैं ना, बाद में आप पछताते हैं। उस चीज़ को पहले स्टेप लेने से पहले अंदर में समय दीजिए आप। सुबह का समय सबसे बेस्ट रहता है, खास करके सुबह के थॉट अच्छे होते हैं। सुबह उठ करके आप किसी टास्क को आप चर्चा करते हैं तो देखिए सारे थॉट तो आपके अंदर में ही हैं, विचार तो अंदर से आते हैं। अगर अंदर क्लैरिटी है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको हेल्प करेगा, इंट्यूशंस आपके अच्छे आएंगे, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये आदतें रखनी चाहिए जल्दी उठने की। तो अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरे को जिज्ञासा जाग गई कि आपने कहा कि आफ्टर 9 इयर्स तक प्रॉफिट नहीं हुआ वगैरह। जब 9 ईयर में जब प्रॉफिट हुआ तो आपको कब लगा कि अरे नाउ वी आर डूइंग समथिंग, वी हैव अराइव्ड? वो मोमेंट कब आया कि वाज इट अ बिग वर्क ऑर्डर, वाज इट, कैसे एहसास हुआ कि यस in 2000 till 2009 we were working like more than 10 and 15 crores projects। तो उसमें ये था कि उस वक्त डेफिनेटली जब आपको प्रॉफिट आता तो कॉन्फिडेंस बढ़ता आपका, तो उसके बाद अच्छा तो लगा नहीं। बट आपको एहसास हुआ कि हाँ अरे यार ये जो वर्क ऑर्डर आ रहा है ये इससे हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। वो वर्क ऑर्डर्स कंटिन्यूस थे, प्रॉफिट आपको नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय क्या थे, एक तो कंपटीशन में काम कम रेट पे ले रहे थे, और कुछ आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसको कम पैसे में कैसे आप मैनेज कर सको, वो एक्सपीरियंस आपको सीखना पड़ता है। या तो देखिए आप सेकेंड जनरेशन काम कर रहे हो, आपके फादर्स ने आपको दी है तो आगे, लेकिन आप नए बिल्कुल किसी चीज़ में जाते हो तो इट विल टेक टाइम टू लर्न ना, तो वही एक फेज़ था। सो आई थिंक हमने बहुत सारी चर्चाएं की जिससे आप अपनी चर्चाएं आपस में चालू रख सकते हैं, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी मीठी। सो थैंक्स अ लॉट महावीर अग्रवाल फॉर थैंक यू वेरी मच having a very good interesting chat. Thank you.